जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टर्न हम लोगों की क्लास कहाँ तक पहुंच गई थी, तो हम लोगों ने प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ लिया था। और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था जंतु जगत वर्गीकरण। जंतु जगत वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। इसमें पहला था हम लोगों का मोनेरा, दूसरा था हम लोगों का प्रोटेस्टा, और तीसरा कवक। ये भी कल कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आपका अगला था जंतु, इसके बाद था पादप। तो जिन लोगों ने भी अभी पहले की वीडियो ना देखे हो, तो पहले पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, तभी इन वीडियो पे आइएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। तो हमने बात करी थी जंतु जगत वर्गीकरण में 5 आधार पर इसे डिवाइड किया गया था, यानी 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। और किसने डिवाइड किया था, तो 5 जगत वर्गीकरण आर एच विटेकर का था। 2 जगत किसका था, तो वो भी हमने बताया। 3 जगत किसका था, 4 जगत किसका था, वो सारी बातें हो चुकी। मोनेरा के बारे में पढ़ चुके, प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ चुके, कवक के बारे में कल कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों का टॉपिक होगा जंतु, यानी जंतुओं को किन भागों में, यानी जंतुओं को कैसे कैसे डिवाइड किया गया, कैसे कैसे इनको बांटा गया। तो आज हम लोगों का मुख्य टॉपिक होगा जंतु जगत वर्गीकरण। देखिए, आप भारत सरकार की या राज्य सरकार की या भारत में कहीं भी किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा आप देंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें से जंतु जगत वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझना भी थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, वन बाय वन, यानी सीक्वेंसिंग से। बहुत आराम से चलेंगे। जंतु जगत वर्गीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर ये जो टॉपिक समझ में आ गया, तो आपका लगभग हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, ये समझ लीजिए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैमरा क्वालिटी, कि आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक जंतु जगत वर्गीकरण की। देखिए, जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी जो हम लोगों का वर्गीकरण का, इसे मुख्य रूप से क्यों वर्गीकृत किया गया। देखिए, इसमें जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन परीक्षा, क्योंकि हम लोगों को वैज्ञानिक नहीं बनना है, हम लोगों को किसी भी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं और चीजों को समझ करके पढ़ना है, तो हम सिर्फ उतनी बात करेंगे जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो जंतु जगत वर्गीकरण, यानी जंतु जगत के अंतर्गत लगभग 7 से 8 लाख ऐसे प्राणी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब 7 से 8 लाख जो प्राणी आते हैं, इनको एक तरीके से तो समझा नहीं जा सकता, एक तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता, तो इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। इसीलिए इन क्लासेस को जब कंबाइंड रूप से बोला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग जो उनकी क्लास हैं, वो किस तरीके से डिसाइडेड हैं, कैसे डिसाइड करी गई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जंतु जगत वर्गीकरण को विभाजित करने का जो मुख्य आधार था, पहली बात तो कोशिका एक आधार था। दूसरी चीज जो एक आधार था, वो थी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग कशेरुक या वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जंतुओं को जो विभाजित किया गया, तो वो कशेरुक के आधार पर डिवाइड किया गया। और कशेरुक के आधार पर 2 वर्गों में डिवाइड कर देते हैं। ये जो 2 वर्ग विभाजित किए गए, इनमें यह देखा गया कि किसमें कशेरुकाएं पाई जा रही, किसमें कशेरुकाएं नहीं पाई जा रही। यानी 2 वर्ग विभाजित हो गए। पहले को कह दिया गया कशेरुकी, और दूसरे को कह दिया गया अकशेरुकी। अकशेरुकी। अगर हिंदी में बात, इंग्लिश में बात करें, तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो कशेरुकी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट,
वर्टिब्रेट, और इनको कहा जाता है नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी और अकशेरुकी। अब इसकी बात शुरुआत कैसे होगी, इसको कुछ लोगों ने एक नाम और दे रखा है, और इन्हीं को हम लोग वर्टिब्रेट के आधार पर ही एक संघ को बोल देते हैं कार्डेटा, और एक संघ को बोल देते हैं नॉन कार्डेटा। यानी कार्डेटा संघ वह संघ होगा जिसमें कशेरुक पाई जाएगी, यानी मेरुदंड जो होती है वो पाई जाएगी, और नॉन कार्डेटा वो संघ होगा जिसके अंतर्गत कशेरुक दंड नहीं पाई जाएगी। तो ये सबसे पहली चीज जो हम लोगों को समझनी होगी कि कशेरुकी का मतलब कार्डेटा और अकशेरुकी का मतलब नॉन कार्डेटा। चलिए अब हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम लोग चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के आगे बात करते हैं कि कार्डेटा यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होती है, यानी जो कशेरुक होती है, ये कशेरुक बनती कैसे। तो हमने आपको बताया था कि वयस्क में जब भी आपसे पूछा जाए और बच्चों में पूछा जाए तो कशेरुक का अंतर आता है। जरा कमेंट करके बताइएगा, हमने आपको बच्चों में कशेरुकों की संख्या कितनी बताई थी और वयस्कों में कशेरुक की संख्या कितनी बताई थी। देखिए बच्चों में हमने आपको बताया था 33 कशेरुकाएं होती हैं, जबकि वयस्क में कितनी होती हैं, 26 होती हैं। इसके पहले भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भ्रूण अवस्था में ये कशेरुकाएं किस अवस्था में होती हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी है इसके बनने की एक प्रक्रिया होती है। ये रीढ़ की हड्डी कैसे बनती है, तो देखिए सबसे पहले जो आपकी रीढ़ की हड्डी है कुछ इस तरीके से होती है, इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर विभाजित होती है। ये बनती कैसे, देखिए रीढ़ की हड्डी पहले, यानी ये कशेरुकाएं हैं, रीढ़ की हड्डी जब बनती है उसके पहले ये एक लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी भ्रूण अवस्था में एक द्रव अवस्था में होती है। यानी जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो ये रीढ़ की हड्डी हड्डी के फॉर्म में नहीं होती, यानी ये कशेरुक जो है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। और इसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखिए रीढ़ की हड्डी में ये पाई जाती है, और रीढ़ की हड्डी पहले भ्रूण अवस्था में द्रव अवस्था में होती है, और जब ये द्रव अवस्था होती है तो इस द्रव को क्या कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रीढ़ की हड्डी या कशेरुक मूल रूप से भ्रूण अवस्था में किस द्रव के नाम से जानी जाती है, या उस द्रव को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये नोटोकॉर्ड्स एक द्रव होता है, और नोटोकॉर्ड्स धीरे 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 जैसे द्रव अवस्था से जैसे जैसे भ्रूण अपने समय को पूरा करता हुआ एक विकसित अवस्था में बदलता जाता है, ये द्रव धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने के बाद धीरे धीरे ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसीलिए देखोगे आपकी बच्चों में इनकी संख्या कितनी है, 33, लेकिन जब और ज्यादा यानी वयस्क अवस्था में आते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म यानी प्योर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हड्डी के रूप में परिवर्तित होकर इनकी संख्या कितनी बचती है, तो 26 बचती है। इसकी शुरुआत होती है नोटोकॉर्ड से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि कशेरुक जब भ्रूण अवस्था में होगा तो इसे द्रव अवस्था में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नोटोकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये नोटोकॉर्ड से ही कशेरुक बनाता है। तो यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड्स पाया जाएगा, यानी कशेरुकी और अकशेरुकी के अगर हम अंतर करके आप पढ़ें, तो अंतर करके जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप पहली बात इसमें बोल सकते हो, पहली बात आप इसमें क्या बोलोगे, पहली बात आप बोलोगे कि कशेरुकी में नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है, तभी तो कशेरुक बनती है।
अब यहां तो कशेरुक है नहीं, यानी यहां पर क्या होगा, नोटोकॉर्ड्स नहीं पाया जाता। तो नोटोकॉर्ड्स यहाँ पर क्या होगा, अब्सेंट होगा, इसलिए नोटोकॉर्ड्स यहाँ पर नहीं होता। दूसरा क्या अंतर होता है, तो दूसरा अंतर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पश्च गुहा पुच्छ है, जैसे रीढ़ की हड्डी जहां से समाप्त होती है, जब हमने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जब मानव विकसित नहीं था, यानी जब 4 पैरों पे चलता था, तब उसमें एक पुच्छ पाई जाती थी। लेकिन जब 2 पैरों पर चलने लगा और धीरे धीरे उसकी उपयोगिता खत्म हुई, तो जो बाह्य पुच्छ थी वो खत्म हो गई, लेकिन आंतरिक पुच्छ आज भी हमारे अंदर पाई जाती है, और उसे हम लोगों ने कंकाल तंत्र में रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे की हड्डी पुच्छ के बारे में पढ़ा था, जो कि सिर्फ एक होती है। तो यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर पुच्छ हड्डी पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, तो पुच्छ हड्डी होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर पोस्ट एनल टेल या इसे पश्च गुहा पुच्छ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई जाती है, जबकि यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। इसके बाद तीसरा अंतर क्या होगा, तो तीसरे अंतर के बारे में हम लोग को देखें तो इसमें आपको देखने में ये मिलेगा कि जो जो हृदय है वो अंग में, यानी जो हृदय पाया जाएगा वो हृदय किधर की ओर होगा। तो अगर इसमें पूछा जाए कि कार्डेटा संघ का जो हृदय पाया जाता है वो हृदय किधर होगा, तो इनमें हृदय आगे की ओर होता है। आगे की ओर का मतलब का भाग, ये मतलब है कहने का कि ये पाया जाएगा किधर, उधर की ओर, यानी पेट की ओर। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कार्डेटा के अंतर्गत आएंगे, तो हम लोगों का हृदय कहाँ होगा, आगे की ओर। लेकिन अगर जब आप इनमें बात करोगे, जैसे कीट वर्ग है, तो कीट वर्ग में जो उधर, यानी जो कीट वर्ग में जो हृदय पाया जाता है, याद रखिएगा ये हृदय किधर होगा, तो ये हृदय पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है, यानी पीठ की ओर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं किधर होगा, तो पीठ की ओर होगा या पृष्ठ की ओर होगा। इसके बाद अगली बात यहां से कर लेते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कार्डेटा संघ है, इस कार्डेटा संघ में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये आरबीसी में पाया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। लेकिन अगर इनमें पूछा जाए तो इनमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, इनमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्डेटा वर्ग के जीवधारियों में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में, जबकि नॉन कार्डेटा वर्ग में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा, प्लाज्मा में। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ जीव आपको नॉन कार्डेटा में मिलेंगे जिनमें जो रक्त होगा, या आप देखोगे कि परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन बनता है, तो परिसंचरण तंत्र से भी अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। एक अंतर यह भी होता है यहाँ पर कि कार्डेटा वर्ग में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है या परिसंचरण तंत्र है, ये परिसंचरण तंत्र बंद होता है, जबकि नॉन कार्डेटा में परिसंचरण तंत्र एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद जैसे हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा, आरबीसी में, तो रक्त का रंग कैसा होगा, लाल। लेकिन इनमें क्या लाल रंग का पाया जाएगा, तो इनमें रक्त का रंग लाल नहीं होता।
इनके रक्त का रंग सफेद हो सकता है, नीला हो सकता है, हल्का गुलाबी हो सकता है, या आप बोल सकते हैं कि सफेद रंग में हो सकता है, लेकिन लाल इनमें रक्त नहीं होगा। इनमें रक्त का रंग कैसा होगा? लाल होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब यहां से अगली बात देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन जीवधारियों में रुधिर का रंग लाल पाया जाता हो, जिन जीवधारियों में रक्त का रंग लाल हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन जीवधारियों में रक्त का रंग लाल पाया जाता हो, उन जीवधारियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लाल रंग, रुधिर का लाल रंग आपको सिर्फ कॉर्डेटा में मिलेगा, और कॉर्डेटा या जिनमें लाल रंग पाया जाए रुधिर का, उन्हें एनाइमा कहा जाता है। एनाइमा। जिनमें रुधिर का रंग लाल पाया जाए उन्हें एनाइमा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जबकि जिनमें लाल रंग ना पाया जाए या अन्य कोई भी रंग हो, तो यहाँ पर इसमें भी अंतर से आप लिख लीजिएगा, रक्त का रंग लाल ना हो तो उन जीवधारियों को क्या कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, जिनमें भी रक्त का रंग लाल नहीं होता उन्हें अनाइमा कहा जाता है। अनाइमा। तो याद रखिएगा, एनाइमा वे जीव जिनमें रक्त का रंग लाल होगा, और अनाइमा वे जीव जिनमें रक्त का रंग लाल नहीं होगा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन कई कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इतना आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, हमने बताया कि कार्डेटा वर्ग का रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? बंद। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और इस अपवाद से क्वेश्चन बनता है। अपवाद स्वरूप जो आपका मछली है, इस मछली में, ये मछली कार्डेटा सब में आती है, लेकिन मछली का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अपवाद स्वरूप मछली में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग अंतर से समझ चुके, इतनी चीजें जरूरी थी आपके समझने के लिए। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्डेटा नॉन कार्डेटा में। तो पहली हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, कार्डेटा, या बोल सकते हैं कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स। पहले इनके बारे में समझेंगे, इसके बाद अकशेरुकी के बारे में समझेंगे। देखिए, कार्डेटा वर्ग या कशेरुकी वर्ग का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये समझ लेते हैं कि जो कार्डेटा या कशेरुकी वर्ग है, आप लोगों ने जो पुस्तकें पढ़ी होंगी, अध्यात्म की भी किताबें पढ़ी होंगी, तो उसमें भी कहा गया कि जब जीव की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहला जीव जो था वो किस रूप में जन्मा? तो सबसे पहला जीव जो था वो मत्स्य रूप में आया। यानी सबसे पहला अवतार या सबसे पहला वर्ग जो धरती पर आया, वो वर्ग कौन सा था? तो वो मत्स्य वर्ग था। मत्स्य वर्ग का मतलब है कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आपका क्या आएगा? तो वो आएगा मछलियां। जितनी भी मछलियां होती हैं
सभी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। मछलियां हैं तो कहाँ पर होंगी? तो ये पानी में होंगी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि धरती पर जीवन का सबसे प्रारंभिक, यानी जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो जल से हुआ। और जो पहला प्रारंभ हुआ वो कहाँ से था? तो वो मत्स्य वर्ग से था। अब यहाँ से जरा हम लोग एक थोड़ा सा हम आपको माइंड पोजिशनिंग यानी मैप से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे आपको ये सारी चीजें समझाने का। तो यहाँ से देखिएगा, ये एक मान लेते हैं कि कोई एक नदी है या कोई एक समुद्र है, समुद्र का क्षेत्र है जहां पर पानी है। तो जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो सबसे पहले जीवन का प्रारंभ यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर जो पहला यानी जो पहला जीव उत्पन्न हुआ वो कौन सा था? तो सबसे पहला जो वर्ग आया वो था मत्स्य वर्ग। जल में प्राणी हुए और जल में जीवन अपना यापन कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जल पानी में भी या समुद्र में भी आप लोग देखते हैं कि सुनामी जैसे आया, इस तरीके की समुद्री लहरें उठती रहती हैं। तो कुछ जीव समय के साथ साथ जो जल में विकसित हो रहे थे वो समय के साथ साथ हुआ क्या, जब पानी की लहरें तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी तो लहरों के साथ साथ कुछ जीव ऐसे थे जो इससे बाहर आ गए। यानी कहाँ पर आ गए? तो वो स्थल भाग में आ गए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ जलीय जीव थे जो यहाँ पर विकसित हुए, यानी जल में उनका जीवन हुआ, लेकिन वो विकसित हुए और वो आ गए कहाँ पर? स्थल भाग में। अब वो क्या थे कि उन्होंने देखा क्या कि वो जल यानी जल में तो वो रह रहे थे, लेकिन जब वो स्थल भाग में आए तो यहाँ पर भी वो रह पा रहे थे। यानी कुछ जीव जो जल से निकले और स्थल पे पहुंचे, तो उनमें से कुछ जीव जो थे वो स्थल पे भी आसानी से रह पा रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो जो जीव जल में जन्म लिए लेकिन स्थल भाग में आकर के भी पूरी तरीके से अनुकूल रहे, यानी उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही थी, वो दूसरा वर्ग यहाँ से डेवलप हो गया। और वो दूसरा वर्ग क्या कहलाया? तो वो कहलाया आपका उभयचर। तो दूसरा वर्ग कौन सा जन्मा? तो दूसरा वर्ग जन्मा आपका उभयचर वर्ग। यहाँ से आप दूसरा पॉइंट ये समझ सकते हैं, उभयचर को हम लोग अभी समझेंगे, अंग्रेजी में एम्फीबियंस कहा जाता है। अभी पांचों वर्ग यहाँ पर लिखे जाएंगे, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे विकास हुआ वो हम समझा रहे हैं। तो जल से बाहर आए और यहाँ पर भी रह गए, यानी इनको दिक्कत नहीं हुई, और ये क्या कहलाए यहाँ पर? ये उभयचर कहलाए। अब जब ये उभयचर कहलाए तो इसके बाद आपने देखा क्या कि जब ये जीव यहाँ पर स्थल भाग में आए तो ये धीरे धीरे यहाँ से रेंगना शुरू कर दिए, यानी ये रेंगने लगे। और जब ये रेंगने लगे तो रेंगने से ही यहाँ पर एक नया जीवधारी वर्ग जन्म ले गया। मान लीजिए ये कोई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई रेंगने वाला जीव है और ये रेंग करके यहाँ से ये आ गया। अब रेंगने वाले जीव जब आ गए तो उभयचर के बाद एक नया डेवलपमेंट हो गया इसी में से, और उभयचर में ही एक कई अलग श्रेणी जो विकसित होकर के निकली वो कहलाई सरीसृप। सरीसृप को हम लोग यहाँ से तीसरा वर्ग डेवलप हो गया और इसे क्या कहा जाने लगा? इसे कहा जाने लगा रेप्टाइल्स। तो ये तीसरी श्रेणी थी जो इस पृथ्वी पर विकसित हो गई और ये तीसरी श्रेणी क्या कहलाने लगी?
तो ये कहलाने लगी सरीसृप। तो सबसे पहला किसका विकास हुआ? मत्स्य का हुआ। दूसरा किसका हुआ? उभयचर का। तीसरा जो श्रेणी विकसित हो गई ये क्या कहलाने लगी? सरीसृप कहलाने लगी। अब इसके बाद हुआ क्या कि कुछ इसमें ऐसे थे सरीसृप में, कुछ ऐसे थे जो कि पुराने होते गए, और पुराने होने के बाद उन्होंने देखा क्या कि रेंगने से उनकी एक क्षमता तक ही विकास हो पा रहा है। उन्होंने प्रयास किया कि हम मान लीजिए कोई जीव है, अब वो पानी से निकला तो यहाँ तक आ गया। जैसे कहते नहीं, हम लोग के यहाँ एक कहावत है अपने कानपुर में, कहावत कानपुर में यह कही जाती है अगर किसी को बैठने की जगह दो तो वो लेटने की जगह बना लेता है। उसी तरीके से ये जितना डेवलप होता जा रहा था जीव, यानी जीव जितने डेवलप होते चले जा रहे थे उनको आगे करने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। तो जल से स्थल पहुंचे, स्थल से फिर रेंगने लगे, रेंगने से अब उनकी उड़ने की इच्छा होने लगी। और उड़ने में देखा गया कि सरीसृप में कुछ वर्ग ऐसे थे जो डेवलप हुए और उड़ने लगे। अब कोई भी जीव उड़ेगा तो मान लेते हैं कहाँ पहुंच गया, तो वो पेड़ पर पहुंचा, और यहाँ पर जो उड़ने वाले आ गए तो उड़ने वाले क्या कहलाए? उड़ने वाले कहलाए पक्षी। तो ये चौथा वर्ग निकल करके आ गया, यानी चौथा वर्ग विकसित हो गया। इस चौथे वर्ग को नाम दे दिया गया पक्षी का। तो ये चौथा वर्ग कौन सा डेवलप हो जाता है? पक्षी वर्ग। अब पक्षी वर्ग डेवलप हो गया। पक्षी वर्ग के डेवलप हो जाने के बाद धीरे धीरे ये विकास का क्रम चलता रहा, और विकास के क्रम के अंतर्गत ही यहीं से अगला डेवलपमेंट, यानी जो पांचवा डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट हो गया स्तनधारी का। यानी हम लोग, यानी स्तनधारी वर्ग, या स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत बहुत से जीव आते हैं, तो स्तनधारी वर्ग का जो विकास हुआ ये सबसे अंतिम विकास, यानी जो हम लोगों की श्रेणी थी ये विकास की श्रेणी पे पांचवें नंबर पे आती है, जो कि कार्डेटा संघ के अंतर्गत जोड़ी जाती है। उम्मीद है मैप से समझाने का प्रयास किया था, आप सबको समझ में आ गया होगा। ये जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं, इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहला मत्स्य, इसके बाद उभयचर, इसके बाद सरीसृप, फिर क्या हुआ? पक्षी, और इसके बाद विकास होता है स्तनधारी वर्ग। तो आप लोग पहले इन पांचों को एक ही जगह लिख लीजिएगा कैसे कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहला मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग को इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में काफी कुछ चीजें साइंस की इंग्लिश में भी पूछ ली जाती हैं। तो इसको कहा जाता है पीसीज, मत्स्य वर्ग यानी पीसीज। इसके बाद दूसरा है आपका बी नंबर उभयचर। उभयचर को इंग्लिश में कहा जाता है एम्फीबियन, एम्फीबियन। इसके बाद तीसरा आप नोट कर सकते हो, तीसरा कौन सा आएगा? सरीसृप, सरीसृप। इंग्लिश में बोलेंगे तो रेप्टाइल। इसके बाद चौथा वर्ग आया, और चौथा वर्ग कौन सा आ जाता है? तो चौथा हो जाता है पक्षी। पक्षी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इन्हें एप्स कहा जाता है। इसके बाद पांचवा वर्ग डेवलप हो गया, और इसे कहा गया स्तनधारी वर्ग। और जो स्तनधारी वर्ग था इसे क्या कहा गया? तो इसे कहा जाता है मैमल्स। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत हम लोगों को कितनी चीजें पढ़ के चलनी है, यानी कितनी चीजें पढ़नी है। तो कार्डेटा वर्ग में हम लोगों को ये 5 बातें या 5 वर्ग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आगे जंप करेंगे नॉन कार्डेटा वर्ग में। एक बार जरा हम देख लें सब कुछ सही है कि नहीं। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे स्टार्ट करें। नोट कर लिया? चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ग यानी मत्स्य वर्ग।
अच्छा, आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जैसे आपसे पूछा जिन जीवों का जन्म अंडे से होता है उन्हें क्या कहा जाता है। क्योंकि आगे ये टर्म यूज होगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन जीवों का जन्म अंडे से होता है उन्हें क्या कहा जाएगा, जिन जीवों का जन्म अंडे से ना होता हो यानी सीधे जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बताइएगा जरा उन्हें क्या कहा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिएगा। जिन जीवों का जन्म, जिन जीवों का जन्म अंडे से होता है उन्हें ओविपोरस कहा जाता है। जिन जीवों का जन्म अंडे से होता है उन्हें ओविपोरस कहा जाता है, जबकि जिनका जन्म, जिन जीवों का जन्म नवजात के रूप में होता है उन्हें वीवीपोरस कहा जाता है। उन्हें वीवीपोरस कहा जाता है। तो 2 बातें नोट डाल के नोट कर लीजिएगा। जिन जीवों का जन्म अंडे से होता है उन्हें ओविपोरस, और जिन जीवों का जन्म नवजात के रूप में होता है उन्हें वीवीपोरस कहा जाता है। यानी अंडे से जन्मेगा तो ओविपोरस, और अगर नवजात के रूप में जन्मेगा तो किससे, तो वीवीपोरस। चलिए, अगर ऐसे भूल जाओ तो एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, ओवी, ओवी में पहला उच्चारण क्या आ रहा है, ओ का मतलब क्या हो गया, अंडा। तो जो अंडे से जन्मेगा वो क्या हो जाएगा, ओविपोरस। जो दूसरा बच्चा वो क्या हो जाएगा, वीवीपोरस। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, ओ जैसे ही ओ निकले, ओ मतलब अंडा, तो अंडे का मतलब जिसका जन्म अंडे से हुआ। तो इस तरीके से ट्रिक में भी याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। अब हम लोग कार्डेटा वर्ग में सबसे पहला वर्ग शुरू करते हैं, मत्स्य वर्ग। बताइएगा जरूर कि मैथ में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लास कैसी लग रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम ऐसे पढ़ाए चले जा रहे हैं। चलिए, अब पहला हम लोग शुरुआत करेंगे मत्स्य वर्ग से। यानी इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे फिशीज कहा जाएगा। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएगा कौन, तो इसके अंतर्गत क्या आएंगी, मछलियां। जितनी भी मछलियां हैं वो सभी की सभी आपकी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएंगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मत्स्य वर्ग का अध्ययन, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। मत्स्य वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। अच्छा, आप सबको मालूम है मत्स्य वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। मत्स्य वर्ग का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इसके बाद बताइएगा कि मत्स्य वर्ग का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, या मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, बताइएगा। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी क्रांति चलाई गई थी। तो जो क्रांति चलाई गई उसका नाम क्या था, वह क्रांति
इसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है या इसे ब्लू रिवॉल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सी क्रांति थी? नीली क्रांति थी, और इसे मत्स्य उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। तो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जैसे आपसे मत्स्य वर्ग में पूछा जा सकता है कि इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, तो मत्स्य वर्ग में यानी मछली में परिसंचरण तंत्र हमने अभी अपवाद स्वरूप आपको बताया था कैसा होगा, खुला परिसंचरण तंत्र होगा। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, तो परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र होगा। इसके बाद आप याद रख सकते हो कि आपको एक चीज यहाँ से पूछी जाती कि मत्स्य वर्ग जो होगा ये श्वास कहाँ से लेते हैं। तो श्वास के संबंध में एक काफी पुराना क्वेश्चन है कि ये श्वास कहाँ से लेंगे। तो इनके श्वास लेने के लिए आपको मालूम है गिल्स या गलफड़े से ये सांस लेते हैं, गिल्स या गलफड़े। दूसरा आप देखोगे कि रेप्टाइल्स में और फिशीज में शरीर में या त्वचा में सल्क पाए जाते हैं। सल्क क्या होता है? सल्क धारियां ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये कोई मछली है, इसमें आप देखोगे इस तरीके से सल्क यानी धारियां पाई जाती हैं। तो ये जो सल्क होती हैं, ये सल्क मुख्य रूप से मछलियों में यानी मत्स्य वर्ग में और रेप्टाइल्स वर्ग जैसे सांप में आप देखोगे तो उनमें पाई जाती हैं। दो वर्गों के अंतर्गत ये सल्क पाया जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि परिसंचरण तंत्र तो हो गया, इसके बाद अगला पॉइंट इसी में नोट कर लीजिएगा कि मछलियों में हृदय कितने कोष्ठी होता है। मछलियों में हृदय हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो ये 2 कोष्ठी होता है। 2 कोष्ठी का मतलब 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें एक होगा अलिंद और एक होगा निलय। तो एक अलिंद और एक निलय यानी 2 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका भी एक अपवाद है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा कि मछलियों में हृदय तो 2 कोष्ठी होता है, लेकिन इसका अपवाद है, और इसका अपवाद क्या है वो भी नोट कर लीजिएगा। जो आपकी मछली है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल के हृदय में, ब्लू व्हेल का हृदय 4 कोष्ठी होता है। तो ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि ब्लू व्हेल का हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी, लेकिन बाकी जो मछलियां होती हैं वो सभी द्विकोष्ठी होती हैं। अब यहाँ से अगली बात आती है कि मछलियां ओविपोरस होती हैं कि विविपोरस होती है। तो याद रखिएगा जो अधिकांश मछलियां हैं, तो यहीं पर नोट कर लीजिएगा, अधिकांश मछलियां ओविपोरस होती हैं। ओविपोरस होती हैं, अधिकांश मछलियां ओविपोरस होती हैं। किंतु कुछ मछलियां कुछ विविपोरस भी होती हैं। अब विविपोरस कौन कौन सी होगी? तो जैसे एक मछली है शार्क, ये शार्क विविपोरस होती है, यानी नवजात बच्चे के रूप में जन्म देती है। जैसे इसी में एक मछली होती है जिसे कहा जाता है ईगल रे, ये भी मछली नवजात के रूप में जन्म देती है बच्चों को, ईगल रे।
ईगल रे, ये भी नवजात के रूप में जन्म देती है। बाकी जो मछलियां होती हैं वो सभी अपने बच्चे को जन्म अंडे के रूप में देती हैं। तो याद रखिएगा, जिनका जन्म अंडे से हुआ हो ओविपोरस, और जिनका जन्म नवजात के रूप में हुआ हो वो वीवीपोरस। जैसे आपका एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है कि जिसका जन्म अंडे से हुआ हो तो उसे क्या कहा जाता है, अंडज। और जिसका जन्म बच्चे के रूप में हो, उसको क्या, जो आपका बच्चे के रूप में, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे अंडज। और दूसरा कहा जाता है जरायुज। या दूसरा, जैसे आपसे पूछा जाए धरती फोड़ कर जन्मा हो तो उसे उद्भिज कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका मत्स्य वर्ग का टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग कुछ मछलियों के बारे में देखेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मछलियां सत्य मछलियां हैं, कौन सी मछलियां असत्य मछलियां हैं, यानी ट्रू फिश और फॉल्स फिश क्या क्या है, तो इनको भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्रू फिश और फॉल्स फिश। एक तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा सत्य मछलियां, और एक तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा असत्य मछलियां। अब पहले सत्य मछलियों में कुछ मछलियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहली है शार्क। ये शार्क मछली जो होती है इसे वास्तविक मछली माना जाता है। जिसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है, और उसके आगे फिश लगा होता है, तो आप सोचते हो कि ये क्या होगी, मछली होगी। लेकिन वो मछली नहीं होती। वो किसके अंतर्गत आती है, असत्य मछलियों के अंतर्गत आती है। वो मछली नहीं होती। उसका नाम इस तरीके का होता है कि हमें लगता है वो होता दूसरे संघ का जीव है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो असत्य मछली, ये सॉरी मछली है। तो सत्य मछलियों में पहला है आपका शार्क। इसकी पहली विशेषता है कि इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। इसे डॉग फिश भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। इस मछली की दूसरी विशेषता है कि इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। तो पहली मछली हो गई शार्क, जिसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। इसके बाद जैसे आप दूसरी मछली लिख सकते हो, जिसके बारे में हम लोग आगे पहले भी पढ़ चुके हैं, गैम्बूसिया। ये हम लोग रोग वाले में पढ़ चुके थे, मानव रोग जब पढ़ रहे थे। तो गैम्बूसिया मछली, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे की क्लास आपकी कल होगी।